हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 26 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि हीट वेव स्वीप्स नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कम्प्लीटली हीट वेव भी आ चुका है। तो ऐसा IMD के द्वारा इशू किया जाता है। कल भी हम लोग हीट वेव के बारे में पढ़े थे, तो आइए आज भी हम लोग हीट वेव के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इशू किया जाता है IMD के द्वारा। तो IMD का स्थापना 1875 में हुआ था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में स्थापना हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। ठीक है, IMD जो है कलर कोडेड इशू जारी करता है, कलर कोडेड वार्निंग जारी करता है। तो सबसे पहले ग्रीन कलर कोडेड, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऑल इज वेल। उसके बाद होता है येलो यानी कि होता है बी अवेयर। ऑरेंज कलर कोड का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड। एंड रेड कलर का मतलब होता है टेक एक्शन। तो कल हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे कि रेड कलर कोड जारी किया गया था, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हीट वेव के बारे में यहाँ पे न्यूज़ दिया गया। हीट वेव कब हम लोग कहते हैं, कब हम लोग मानेंगे कि हीट वेव आ चुका है? तो जब 5 दिन तक, है ना, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लगातार 5 दिन तक, याद रखिए कंटिन्यूस 5 दिन तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मतलब लगातार 5 दिन तक, कंटिन्यू 5 दिन तक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस यदि ज़्यादा हो जाए तो हम लोग मानते हैं कि हीट वेव आ चुका है। ठीक है, तो IMD के अनुसार कहा जाता है कि प्लेन एरिया में, मतलब मैदानी भाग में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यदि टेम्परेचर हो जाता है तब हीट वेव माना जाएगा। वहीं हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यदि टेम्परेचर हो जाता है तब हम लोग उसको हीट वेव मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हीट वेव के बारे में, इतना आप लोग याद रखिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 47 डिग्री, 42 डिग्री, 44 डिग्री, 46 डिग्री इस तरीके का टेम्परेचर हर जगह जा चुका है, इसलिए हीट वेव कम्प्लीटली आ चुका है, ऐसा कहना है। नेक्स्ट है कि फार्मर प्रोटेस्ट रिस्ट्रिक्शन और पैडी कल्टिवेशन इन हरियाणा। तो 2 दिन पहले हम लोग न्यूज़ पढ़े थे कि पंजाब और हरियाणा में जो वहाँ के सरकार है, गवर्नमेंट है, वहाँ के किसानों को एक तरह से निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग धान नहीं उगाइए, है ना, पैडी नहीं उगाइए, बल्कि इसके बदले कॉटन उगाइए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि पानी का जो कमी है, उसको धान उगाने में बहुत ज़्यादा पानी का खर्च होता है, तो उसको कम करने के लिए, है ना, कि हम लोग कॉटन उगाएंगे तो कम पानी में ही काम चल जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो फार्मर इसके द्वारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर इस डिसीजन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बाइंडिंग डिसीजन नहीं दिया है कि आप लोगों को कॉटन ही उगाना है, लेकिन एक तरह से सलाह दिया गया है। अब फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हो सकती है कि जब खरीदने का सीजन हो, धान या गेहूँ खरीदने का सीजन हो, धान जब खरीदा जाता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, उस समय धान खरीदे नहीं, गवर्नमेंट बोले कि हम तो कहे थे कॉटन उगाने के लिए, तुम तो धान उगा दिया, है ना। तो इसलिए फार्मर पहले से ही प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, फार्मर के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, नाम है किसान बचाओ खेती बचाओ। ठीक है, तो किसान बचाओ खेती बचाओ कैंपेन चालू किया गया है फार्मर के द्वारा, कुछ विलेज के फार्मर के द्वारा। हरियाणा में तो याद रखिएगा कि किसान बचाओ खेती बचाओ कैंपेन किसके द्वारा चालू किया गया है? तो हरियाणा के कुछ फार्मर के द्वारा। उनका कहना है कि लेट द फार्मर डिसाइड, है ना, फार्मर को डिसाइड करने दो कि हम लोग क्या उगाएंगे, है ना, ऐसा उनका कहना है। हरियाणा गवर्नमेंट का एक स्कीम यहाँ पे दिया गया है, मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम, है ना, माई वाटर माई विरासत, इस तरह से स्कीम एक है। तो ये भी याद रखिए कि मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम किसका है, कौन से स्टेट का है? तो हरियाणा गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउ ऑनलाइन मीटिंग ऑफ हाउस पैनल। तो लोकसभा या राज्यसभा का जो मीटिंग होना है, मतलब कि जैसे अभी मानसून सेशन चलेगा ना, बजट सेशन के बाद, तो कुछ दिन में मानसून सेशन स्टार्ट होगा। तभी लॉकडाउन के कारण हो सकता है कि मानसून सेशन को स्टार्ट ना किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहना है कि आनंद शर्मा का कहना, आनंद शर्मा कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। तो उनका कहना है कि ऑनलाइन मीटिंग चालू किया जाए। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था, WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसका मीटिंग जो हुआ था ऑनलाइन हो चुका था। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब 193 देश के मेंबर जो है ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 23 कंट्री जो है अभी यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा कि इफ़ पार्लियामेंट ऑफ 34 नेशन कैन यूज़ द वर्चुअल मीटिंग टू कनेक्ट, देन व्हाई नॉट इंडियन पार्लियामेंट, है ना। अभी 34 देश के द्वारा जो है इस तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, तो क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं। ही मीन वाइल रिटेन अ फ्रेश लेटर टू राज्यसभा सेक्रेटरी टू कन्वेन द मीटिंग ऑफ द पैनल ऑन होम अफेयर्स एट द अर्लीस्ट इन मिनट। तो इनका कहना है कि कम से कम कुछ कमेटी का मीटिंग करवाया जाए, है ना, जो पार्लियामेंट्री डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं। तो जैसे एक IT कमेटी है जिसके चेयरमैन शशि थरूर हैं, हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिमांड टू वर्चुअल मीटिंग। तो ये वर्चुअल मीटिंग का डिमांड काफ़ी पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से लेबर कमेटी के जो चेयरमैन B महताब, उनके द्वारा भी इस तरीके से 2 बार लिखा गया है वर्चुअल मीटिंग के लिए। अब आनंद शर्मा के द्वारा कहा गया, आनंद शर्मा काफ़ी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, ऐसे माने जाते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं? हम लोग लोकसभा राज्यसभा को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा में 552 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। किस तरीके से? 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियन से। ठीक है, लेकिन अभी जो है 552 नहीं बल्कि 545 मेंबर है, 545 मेंबर है, जिसमें 543 जो है इलेक्शन होके आते हैं, 2 नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है,
अभी तक ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी 2019 में 104th अमेंडमेंट एक्ट आया है, 104वां संविधान संशोधन आया है, जिसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया है कि एंग्लो इंडियन को हम लोग अब नॉमिनेट नहीं करेंगे। यानी कि अभी जो लोकसभा मात्र 543 मेंबर है, 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया। इसके अलावा 84 मेंबर एससी के लिए रिजर्व है 543 में से, और 47 मेंबर एसटी के लिए रिजर्व है अभी के लिए, ठीक है। 84 मेंबर एससी और 47 मेंबर एसटी के लिए रिजर्व है लोकसभा में। और याद रखिएगा राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा में देखा जाए तो मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी 250 नहीं है। 250 जो है उसका कंपोजिशन बताया गया कि 238 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 नॉमिनेटेड होंगे इसमें। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन अभी जो है राज्यसभा में 255 मेंबर हैं, 255 मेंबर हैं, जिसमें 243 जो हैं इलेक्ट होके आए हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है। तो ये था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, मतलब लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अंदर से ही चुने जाते हैं, कोई एमपी में ही से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको चेयरमैन बोला जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं एक्स ऑफिशियो उसके चेयरमैन होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, अब राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं कोई भी, ठीक है। ये था लोकसभा राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट, जनरल नरावने हैज हर्ट गुरखा सेंटीमेंट से नेपाल मिनिस्टर। तो नेपाल के एक मंत्री का कहना कि जनरल नरावने जो है उनका एक स्टेटमेंट आया था, उससे गुरखा लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ है। तो एक्चुअली इनका स्टेटमेंट क्या था कि नेपाल जो है काला पानी इशू इसलिए आजकल ज़्यादा उठा रहा है, जो कुछ हद तक सही भी था कि नेपाल काला पानी इसलिए ज़्यादा आजकल मतलब राइज कर रहा है इस इशू को, चाइना के कहने पे कर रहा है ना। इनका कहना था कि चाइना के कहने पे नेपाल जो है बार बार इंडिया पे एलिगेशन लगा रहा है डिफरेंट तरह तरह का। तो इसी बात को काउंटर करते हुए उधर से रिप्लाई आया है कि जनरल नरावने जो है उनका जो स्टेटमेंट था नेपाली लोगों को काफ़ी दुख पहुंचाया है, और उनका कहना है कई नेपाली लोग इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, उनको भी इससे दुख पहुंचा होगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ काला पानी डिस्प्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो काला पानी डिस्प्यूट एक्चुअली है क्या, एक काली नदी है, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है ट्रीटी के तहत डिमार्केट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सुगौली ट्रीटी या सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। सुगौली की संधि कब हुआ था, तो एक एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 में। 1814 से 1816 तक अंग्रेज और नेपाल के बीच में लड़ाई हुआ था। तो उसी लड़ाई के फलस्वरूप जो है सुगौली की संधि साइन हुआ था, सुगौली ट्रीटी साइन हुआ था। 2 दिसंबर 1815 को एक सुगौली का ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है। सुगौली का ट्रीटी 2 दिसंबर 2015 को साइन हुआ था, लेकिन ये फोर्स में आया, ये लागू कब हुआ, 4 मार्च 1816 को। 4 मार्च 1816 को सुगौली का ट्रीटी लागू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्लस किंग ऑफ नेपाल, ठीक है, नेपाल के राजा के द्वारा इसका साइन किया गया। किंग ऑफ नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुआ। तो उस समय नेपाल के राजा थे गुरु गजराज मिश्रा, ठीक है। और एंग्लो नेपाल वार के कारण हुआ था। सुगौली जो है, सुगौली एक गांव है, बिहार में पड़ता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये था सुगौली ट्रीटी के बारे में। एक्चुअली इसमें कहा क्या गया है, तो जो काली नदी एक है वो जो है इंडिया और नेपाल के बीच का बाउंड्री होगा। तो एक्चुअली काली नदी सिर्फ ऐसा बोले काली नदी इंडिया और नेपाल के बीच का बाउंड्री होगा, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं नदी अपना रास्ता चेंज करते रहती है, ठीक है। तो नदी में 2 स्ट्रीम है, जैसे हम लोग गंगा के बारे में जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलती है देवप्रयाग में, तो गंगा बनता है, गंगा बनती है, भागीरथी और देवप्रयाग जब मिलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी काली नदी का 2 स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम जैसे यहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक स्ट्रीम यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऐसे मान लिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इंडिया कहता है कि काली नदी बी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, मतलब काली नदी बी से स्टार्ट होती है। तो यानी ए वाला जो हिस्सा हो गया इंडिया का हो गया, और नेपाल कहता नहीं काली नदी बी से नहीं बल्कि ए से स्टार्ट होती है, इसलिए ए वाला जो हिस्सा हो गया ये नेपाल का हो गया। तो ये ट्रायंगुलर शेप जो बन रहा है नदी का 2 ओरिजिनेशन के बीच में, उसी को काला पानी, उसी को जगह का नाम काला पानी, और वही डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में। हालांकि अभी यहाँ पे इंडियन सैनिक खड़ा है, इंडिया का यहाँ पे अपर हैंड है, ठीक है, लेकिन नेपाल इसको बार बार अपना क्लेम करता है। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में, पिछले 2-3 साल में, जब से केपी ओली वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, केपी शर्मा ओली, तब से कुछ ज़्यादा ही इस बात पर चर्चा चल रहा है। और ये बात सही है, हमको भी ये सही लगता है कि चाइना के कहने पर ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था सेंटीमेंट इसके बारे में। नेक्स्ट, ILO अर्जेज PM नॉट टू डायलोट लेबर लॉज। तो अभी जैसे कई स्टेट से न्यूज़ आ रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, और भी कई स्टेट के द्वारा इस तरह से न्यूज़ आया था कि लेबर लॉ में थोड़ा सा डाइल्यूशन किया जाएगा। मतलब कि जैसे अभी जो लेबर लॉ है कि मजदूर से इतने ही घंटे काम कराना है, मिनिमम इतना पैसा देना है ना, तो ये बच्चे लोग से इतना ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, लेडीज़ से इतने देर तक ही काम करवाना है। इस तरीके से कुछ लेबर लॉ इंडिया में कई तरह के लगता है, 200 से ऊपर लेबर लॉ है, सबको यहाँ डील करना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कई लॉ में छूट देने की बात की गई थी। तो ILO डिफरेंट जो यूनियन है इंडिया में, डिफरेंट लेबर यूनियन है, ILO गए थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गए थे, और वहाँ से न्यूज़ आया है PM मोदी से एक तरह से रिक्वेस्ट किया गया, अर्ज किया गया है
कि लेबर लॉ में डाइल्यूशन नहीं किया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ILO के बारे में पढ़ लेते हैं। ILO है क्या? तो ILO का स्थापना हुआ था 29 अक्टूबर 1919 में। 29 अक्टूबर 1919 में हुआ था, यानी कि लगभग 100 साल पुराना बॉडी है। और लीग ऑफ नेशन पहले था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन UN के पहले था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में लीग ऑफ नेशन बना था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में UN बना है। ठीक है, हम लोग UN के बारे में जानते हैं, तो UN जो है लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर, ऐसा बोल सकते हैं। लीग ऑफ नेशन के बाद UN बना है। तो लीग ऑफ नेशन के ज़माने में ही ILO का सेटअप हुआ था 29 अक्टूबर 1919 में। इसमें भी 187 मेंबर है, 187 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UN का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ठीक है, UN का स्पेशलाइज्ड बॉडी में अंदर आता है ILO। तो ये था ILO के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि एक हॉकी लीजेंड थे, मतलब कि हॉकी प्लेयर थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, बलवीर सिंह। उनका डेथ हो गया है। 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते थे वो। ठीक है, 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते थे। एंड ओनली वर्ल्ड कप विनिंग साइड हैज कम टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। यहाँ पे हैट्रिक उनके द्वारा जीता गया था। बलवीर सिंह लीड द इंडियन टीम ऑन पोडियम आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान 1956 ओलंपिक हॉकी फाइनल टू मेक इट 3 गोल्ड मेडल्स इन अ रो। ठीक है, तो याद रखिए कि बलवीर सिंह किस खेल से रिलेटेड थे, तो हॉकी से रिलेटेड थे। और 3 बार उनको हॉकी में गोल्ड मेडल था। 95 साल के थे, 95 ईयर के लगभग थे। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि केरला टीम नेट सिल्वर फिश इन वेलंकनी। ठीक है, तो वेलंकनी एक जगह है, तमिलनाडु में पड़ता है। अभी एक मछली ऐसा पूछा जा सकता है कि पॉन्टियस सैंक्टस। पॉन्टियस सैंक्टस न्यूज़ में था, एक किस चीज़ का नाम है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि मछली का नाम है, कोई जंगली जीव का नाम है, इस तरीके से। तो याद रखिए पॉन्टियस सैंक्टम जो है, सैंक्टस जो है एक मछली का नाम, जो केरला और तमिलनाडु दोनों रीजन में पाया जाता है। केरला में उसको पराल के नाम से जानता है और केंडी के नाम से जानता है तमिलनाडु में। ठीक है, सैंक्टस जो है, सैंक्टस का मतलब होता है पवित्र, होली। ठीक है, होली जैसे इंग्लिश में होता है ना, होली HOLY, होली मतलब पवित्र, तो उसी का लैटिन वर्ड है सैंक्टस। ठीक है, तो पैंटियस सैंक्टस वहाँ का काफ़ी एक पवित्र मछली, मतलब कि काफ़ी शुभ मछली माना जाता है, इसलिए इसका नाम है सैंक्टस लगाया गया, पैंटियस सैंक्टस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द सिल्वर ह्यूड फिश हैज बिन क्रिश्चियन पैंटियस सैंक्टस। सैंक्टस इज लैटिन फॉर होली आफ्टर पॉपुलर पिलग्रिम टाउन। ठीक है, जहाँ पाया जाता है वो भी काफ़ी पिलग्रिम टाउन है, मतलब वहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मछली कहाँ पाई जाती है, तो केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। नाम है पॉन्टियस सैंक्टम। इसका खासियत है कि सिर्फ 7 सेंटीमीटर बड़ी होती है, सिर्फ 7 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो इसलिए फेमस है, सिल्वर कलर की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि नेपाली सिटीजन कमिंग फ्रॉम इंडिया स्प्रेडिंग वायरस ओली। तो कुछ दिन पहले KP शर्मा ओली के द्वारा एक बात बोला गया था कि इंडियन लोग जो नेपाल में हैं उनके द्वारा बोला गया था कि इंडियंस इन नेपाल आर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस। ठीक है, तो मतलब कि उनको इतना हिम्मत नहीं है कि चाइना को ब्लेम कर सके, क्योंकि चाइना से पूरा दुनिया जानता है इस बात को कि चाइना ही जो है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को भेजा है। लेकिन चाइना से कुछ पैसे लेकर के या फिर चाइना से डर करके, जैसे बोल सकते हैं, जैसे जनरल नरवणे के द्वारा जो कहा गया था, ओली के द्वारा ऐसा बोला गया था कि इंडियन लोग जो नेपाल में हैं उन्हीं के द्वारा कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है। तो इस पर इंडिया की तरफ से काफ़ी कड़ा प्रतिक्रिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद अपना स्टेटमेंट सुधारते हुए बोले कि मेरे कहने का मतलब था कि जो नेपाली लोग इंडिया से आए हैं, ठीक है, वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, तो ये मतलब कि अपने बयान को एक तरह से बचाव कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ में यही था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं KP शर्मा ओली ऑन मंडे सेट WHO गाइडलाइंस रिगार्डिंग द मैंडेटरी टेस्टिंग। तो वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा टेस्टिंग हो रहा है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उनका कहना है कि जो इंडियन लोग, नेपाली लोग जो इंडिया से आ रहे हैं वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं। हालांकि पहले वो क्लियर बोले थे कि इंडियन लिविंग इन नेपाल स्प्रेडिंग कोरोना वायरस, तो इंडिया की तरफ से इस पर कड़ा रोक किया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि NCLT सेट असाइड NCLT ऑर्डर मेकिंग ऑन MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पार्टी इन ऑल IBC केसेस। तो हम लोग यहाँ पे IBC के बारे में पढ़ लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, ये 2016 में आया था। IBC जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था। तो एक्चुअली होता क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या होता है? मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका नाम है A, कोई कंपनी A है जो किसी B बैंक से पैसा लेती है। कोई एक, तो मान लीजिए B बैंक से पैसा ली हुई है, C से भी ली हुई है, D से भी ली हुई है। 3 बैंक से A कंपनी कोई पैसा लिया हुआ है, अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, कि 3 बैंक है यहाँ पे प्लेयर कितने हैं, यहाँ से देखिए, जैसे A-B-C, मान लीजिए 3 बैंक है और D नाम का कोई आदमी है जो एक कंपनी चला रहा है। ठीक है, या फिर D नाम की कोई कंपनी है, A-B-C 3 बैंक से वो पैसा लिया है। अब मान लीजिए कि D कंपनी एक दिन जो है, मतलब कि इसको घाटा होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगता है, काफ़ी अनेबल हो जाता है बिजनेस चलाने में। ठीक है, किसी भी रीजन से, मान लीजिए कि कंपनी इसका लॉकडाउन में 3 महीना बंद हो गया। अभी हाल ही में न्यूज़ आया था ना कि 1 साल तक कोई IBC प्रोसेस चालू नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे IBC को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे उस दिन भी हम समझाए थे। तो मान लीजिए कि D जो है किसी कारणवश इसको घाटा लग गया, किसी कारणवश मान लीजिए कि इसको लॉस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तब ये क्या कहेगा
ये बैंक को बोलेगा कि हम जो तुम्हारा पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो ये तीनों बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है, तो जो तुम्हारे पास संपत्ति है ना, कंपनी जब भी खोला होगा तो ये ज़मीन लिया होगा, मशीन लिया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया होगा, कुछ बिल्डिंग बनाया होगा, कुछ और भी सामान खरीदा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा तीनों बैंक कि तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसको बेच करके हमको पैसा रिटर्न कर दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कि इसके लिए प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है, तो पहले ये दोनों में से ABC तीनों जो बैंक है या फिर D, ये दोनों में से कोई भी ग्रुप जो है IBC के पास जाएगा। एक बोर्ड IBC तो कोड है, एक रूल है, इसके तहत एक सेटअप किया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, ठीक है। IBBI के पास जाएगा कि हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, हम इसको पैसा दिए थे, इसका कंपनी डूब गया, अभी हमको पैसा नहीं दे पा रहा है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कहेगा, उसको NCLT में भेजेगा। NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो NCLT में भेजेगा। ये मतलब यहाँ पे देखेगा कि जो है लेने वाला कंपनी है या इंडिविजुअल है, मतलब कि जो लोन लिया है वो कंपनी है तो NCLT में भेजेगा, और यदि सिंगल आदमी है तो उसको DRT में भेजा जाता है। DRT यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेप्ट DEBT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसको DRT को हम अलग से समझेंगे, अभी हम लोग NCLT को समझते हैं। तो बैंक और कंपनी दोनों गया IBB के पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, वो उसको NCLT में भेज दिया, ठीक है, तुम NCLT में जाओ। NCLT एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक तरह से मान सकते हैं एक तरह का नॉर्मल कोर्ट है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा संपत्ति बेचा जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस चालू होगा इंसॉल्वेंसी का। बैंकरप्सी घोषित मतलब कि कंपनी आपको बैंकरप्ट घोषित किया, पहला प्रोसेस क्या है, कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करेगा, दिवालिया घोषित करेगा कि हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चालू होगा NCLT के द्वारा। तो NCLT इंसॉल्वेंसी कैसे करेगा, कंपनी का जो भी संपत्ति उसको बेचेगा, ठीक है, जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मशीन, ज़मीन, बिल्डिंग वगैरह और भी जो भी है उसको बेचेगा। बेच करके पैसा जो भी आएगा उसको ABC के बीच में बांट दिया जाएगा, ठीक है, ABC के बीच में बांट दिया जाएगा। तब तो निश्चित यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पैसा तो पूरी तरह से नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि A का पैसा था, दिया था 1 लाख, B पैसा दिया था 3 लाख, C पैसा दिया था 5 लाख, ठीक है, तो कुल मिला के 9 लाख, लेकिन बेच करके आया 6 लाख। पूरा संपत्ति इस कंपनी के बेचने का 6 ही लाख आया, तो 9 लाख में कैसे बटेगा, तो जिस रेशियो में है यहाँ पे उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तय करेगा NCLT कि किस तरीके से बांटे हम। जैसे 135 है ना, तो कुछ ऐसा, कुछ पैसा इसको कम पैसा, उसके बाद इसको कम पैसा, इसको कम पैसा, इसी तरीके से बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो NCLT इस बात को तय करेगा कि इसको कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए एक फिक्स्ड प्रोसीजर है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, किस रेशियो में पैसा मिलेगा, ये सारा कुछ IBC के तहत डिफाइन किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के तहत। अब मान लीजिए कि कंपनी और बैंक दोनों में से किसी एक को NCLT का डिसीजन पसंद नहीं आया, ठीक है, दोनों में से किसी एक को NCLT का डिसीजन पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा, NCLT में जाएगा। NCLT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब NCLT का डिसीजन का अपील यहाँ पे किया जाएगा, और ठीक है, तो NCLT का जो डिसीजन होगा उसको अपील यहाँ पे किया जाएगा। फिर इसके द्वारा उसी प्रोसेस को, जैसे होता है ना कि हाई कोर्ट का डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, उसी तरीके से NCLT के डिसीजन को NCLT में से चैलेंज किया जाएगा, ठीक है। तो ये था NCLT के बारे में, फिर वहाँ पे बांटा जाएगा। उसी तरह से इंडिविजुअल यदि रहेगा तो DRT में जाएगा, DRT डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसका डिसीजन को DRAT में चैलेंज किया जाता है, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये था NCLT के बारे में। NCLT का स्थापना हुआ था कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। कंपनी एक्ट 2013 के एक सेक्शन है 410 सेक्शन 410 कंपनी एक्ट 2013 में, उसी के तहत NCLT का स्थापना हुआ था। इसमें अपील किया जाता है NCLT के अगेंस्ट, IBBI के अगेंस्ट, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, CII के अगेंस्ट, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है CCI उसके अगेंस्ट, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी इसमें मतलब कि अपील किया जाता है। मतलब कि बहुत सारे अपीलेट, मतलब कि बॉडी का ये अपीलेट बॉडी है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक टेक्निकल मेंबर होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम इसमें 11 मेंबर हो सकते हैं। तो NCLT में मैक्सिमम 11 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था NCLT के बारे में। इसका स्थापना किया गया था जस्टिस इरादी कमेटी के आधार पर। जस्टिस इरादी कमेटी, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि NCLT का स्थापना क्यों, कब, किसके कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया था, तो जस्टिस इरादी कमेटी के रिकमेंडेशन पे NCLT का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।